नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। जनता की समस्याओं पर बात करने के लिए सदन को सबसे सही जगह माना जाता है। इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो बड़ी से बड़ी समस्या का सदन में चर्चा से समाधान निकला है, लेकिन बदलते हुए दौर में सियासत की दिशा भी बदल गई है। आज फिर इसकी एक तस्वीर यूपी विधानसभा में सामने आई। दरअसल आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ, लेकिन सपा के विरोध और हंगामे के बीच माहौल पूरी तरह से बदल गया। जातीय जनगणना समेत कई मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने सुबह 9 बजे से ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। शिवपाल सिंह यादव की अगुवाई में सपा के विधायक विधानसभा के बाहर हाथों में तख्ती लेकर धरने पर बैठ गए। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। इस दौरान मार्शलों के साथ सपा विधायकों की नोकझोंक भी हुई। विधानसभा के बाहर यह सिलसिला करीब 2 घंटे तक चलता रहा और जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया। अखिलेश खुद हाथों में जातीय जनगणना की तख्ती लेकर प्रदर्शन करते दिखे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जितनी देर तक अभिभाषण पढ़ा उतनी देर तक सपा और रालोद के विधायक वेल में खड़े होकर नारेबाजी करते रहे और सपा का इस तरह का विरोध प्रदर्शन सरकार को चुभ गया। यह सब तब हुआ जब कार्यवाही शुरू होने से पहले सीएम योगी ने विपक्ष से शांति बनाए रखने की अपील की थी। सीएम ने कहा था कि हर जरूरी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत सड़क से सदन तक प्रदर्शन किया। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर चुभने वाला हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आने वाले दिनों में वो जातीय जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव का काला चिट्ठा खोलेंगे, यानी 6 मार्च तक जब तक बजट सत्र की कार्यवाही चलेगी हर रोज कुछ ना कुछ सियासी हंगामा दिखाई देगा। आज मैं आपको सड़क से लेकर सदन के अंदर तक हुए सपा के प्रदर्शन की एक तस्वीर दिखाऊंगा। जातीय जनगणना के मुद्दे पर सपा का साइलेंट गेम समझाऊंगा और बताऊंगा विपक्ष को जवाब देने के लिए सरकार ने क्या रणनीति की है तैयार। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। विधानसभा से आज चुभने वाली कई तस्वीरें सामने आई। एक तरफ जहां सदन के बाहर विधायकों और मार्शलों के बीच धक्का मुक्की हुई, तो सदन के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान गो बैक के नारे लगे। इन नारों के बीच ही राज्यपाल ने पूरा अभिभाषण पढ़ा। समाजवादी पार्टी के विधायक ना तो कुछ सुनने के लिए तैयार थे और ना ही कुछ समझने के लिए। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सपा ने ठान लिया था कि बजट सत्र की शुरुआत कैसे करनी। सभी विधायक शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में यहां पर बैठ गए हैं और बजट सत्र के पहले दिन सड़क से सदन तक संग्राम। शिवपाल की अगुवाई में सपा की लाल हुंकार। सभी विधायक शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में यहां पर बैठ गए हैं और धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। कानून व्यवस्था पर विपक्ष का हल्ला बोल। ऐसी तानाशाही है, देखिए किस तरह से हमारे किसानों को मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के मूर्ति पे हम लोग आए में पुलिस की जाती है और जाने से रोका जा रहा। ये पहली बार इस तरह से हो रहा। पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी। बाहर से अंदर तक हंगामे का तूफानी ट्रेलर। क्या सदन में बुलडोजर आएगा क्या? आप बताइए, आप नहीं पीटे गए क्या? चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर हर बजट सत्र में या जब कभी सदन शुरू होता है जनता के सवाल लेकर के विधायक वहाँ बैठते हैं। क्या जनता के सवाल लेकर के विधायक नहीं बैठ सकते वहाँ विधानसभा के सामने? आपके कैमरे नहीं टूटे? आपको नहीं दौड़ाएंगे? जातीय जनगणना वाली गूंज से गरमाया माहौल।
समाजवादी पार्टी इस पक्ष में जाति जनगणना हो, बहुत सारे दल इस पक्ष में है कि जाति जनगणना हो। न केवल प्रदेश में, देश में बहुत सारे दल हैं जो ये चाहते हैं जाति जनगणना हो। और बिहार ने एक उदाहरण पेश किया है। हालांकि समाजवादियों की सरकार बनी होती तो उत्तर प्रदेश में अभी तक जाति जनगणना हो गई। और जातीय गणना जरूरी है समय। कोई श्रद्धा जाति जनगणना यानी पिछड़ों और दलितों के लिए नहीं है। इनको कैसे राजनीतिक लाभ मिल जाए 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन इनको सजा कैसे मिलेगी ये जनता तय करके बैठी हुई है। जनता सजा देगी। अखिलेश का भाजपा पर अंधा बहरा अटैक। ये बीजेपी वाले अंधे हैं क्या या बहरे हैं? नेताजी से लेकर के जितने भी दक्षिण भारत के नेता थे, सदन में जिस समय जनगणना शुरू होने जा रही थी उस समय इस बात को रखा गया था और उस समय की सरकार ने यह स्वीकार किया था कि जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े आज तक जनता के सामने या किसी के सामने नहीं आए। असहमति हो सकती है, सत्ता पक्ष भी कभी किसी मुद्दे से चर्चा से भाग नहीं सकता। असहमति के कारण हम कार्य को बाधित करें, यह न लोकतंत्र के हित में है न ही यह प्रदेश के हित में। शुरू हुआ संग्राम, क्या होगा अंजाम? सभी विधायक शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में यहाँ पर बैठ गए हैं। बात तो चुभेगी। सपा विधायकों की अगुवाई सदन के बाहर शिवपाल यादव ने की तो सदन के अंदर अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला। समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस जातीय जनगणना के मुद्दे पर रहा। अखिलेश यादव ने संकेत दिए कि बजट सत्र में सरकार के लिए आगे की राह चुभने वाले सवालों से भरी रहेगी। दरअसल जातीय समीकरण के मुद्दे को अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में हथियार बनाना चाहते हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने इस मुद्दे को हवा दी। सोमवार सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होनी थी, लेकिन 9 बजते ही शिवपाल यादव की अगुवाई में सपा विधायक प्रदर्शन के लिए उतर आए। वैसे तो सपा विधायकों को चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन करना था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद हाथ में पोस्टर बैनर लेकर वो बीच रास्ते में ही बैठ गए। सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई। शिवपाल सिंह यादव के लीडरशिप में यहाँ भी विधायक बैठ गए हैं। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर जाने के लिए निकले थे, लेकिन नहीं जाने दिया गया। और उसके बाद यहाँ सारे विधायक समाजवादी पार्टी के बैठे हुए हैं। मनोज पांडे भी हैं मुख्य सचेतक, और कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। पुलिस के सारे अधिकारी भी हैं यहाँ पर, लेकिन धरना प्रदर्शन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, लगातार नारेबाजी करते हुए जमीन पर बैठ गए हैं शिवपाल सिंह यादव। आज सदन का पहला दिन था और समाजवादी पार्टी पूर्व की भांति इस देश के प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर एक सांकेतिक धरना देकर के अपनी बात उठाने का सदैव कार्य करती है। क्योंकि सदनों का समय बहुत कम है, सदन में बात हो नहीं पाती है। इस बात को लेकर के जब हम चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर धरना देने जा रहे थे तो वहां पुलिस बल को लगा करके हम लोगों को रोका। आपको धरना देना है, कल भी देते हैं, परसों भी देते हैं, लेकिन आज तो हाउस चल रहा है और हाउस जो चल रहा है वो 10 तारीख तक ही चलेगा। आपको तो दिया जा रहा है कि आप मौके पे आप आके अपना मुद्दा उठाइए, आप विषय रखिए और हम उसका जवाब देंगे। मगर आप विषय ही नहीं आपके पास है, क्योंकि आप मुद्दा विहीन है। कि आपके विषय होता तो आप अंदर बातचीत करते, वहाँ पे मुद्दे रखते। आप शोर शराबा कर रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि उनके पास मुद्दा नहीं है और लोकतंत्र में उनको विश्वास नहीं। मार्शल विधायकों को हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अखिलेश की लाल सेना टस से मस न है। इस दौरान मार्शल और विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कवरेज करने वाले पत्रकारों से भी मार्शल ने बदसलूकी की।
जिस पर सपा विधायकों के तेवर और तल्ख हो गए। सपा का विरोध प्रदर्शन वैसे तो कई मुद्दों को लेकर था, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जातीय जनगणना पर था। सदन के बाहर हो या सदन के अंदर, हर जगह लाल काले रंग के जातीय जनगणना वाले पोस्टर नजर आए। सदन के अंदर अखिलेश भी जातीय जनगणना वाला पोस्टर उठाकर खड़े दिखाई दिए। ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जातीय गणना से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जातीय गणना चाहती है। जातीय जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। कि माननीय राज्यपाल जी के उद्बोधन पे इस तरीके के सदन के अंदर जो विपक्ष ने किया है, ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि बहुत निंदनीय कार्य है। जातीय जनगणना की मांग समाजवादी पार्टी लंबे वक्त से कर रही है। विधानसभा चुनाव के वक्त इस मुद्दे को खूब उछाला गया और अब लोकसभा चुनाव से पहले फिर इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जब इस मुद्दे पर सपा को घेरा तो अखिलेश उन पर लाल हो गए। अगर जाति जनगणना का मतलब वो जातियों के हिसाब से न्याय देने की बात कर रहे हैं, यद्यपि उनका मैं काला चिट्ठा जल्दी ही खोलूंगा। पहले वह अपनी पार्टी के अंदर न्याय करें, पहले सैफई परिवार के बाहर से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, ना किसी को बनाओ या अपने प्रदेश अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, या जिसको बनाना चाहे बना दें, लेकिन अब सैफई परिवार से बाहर निकलें। जब यह उत्तर प्रदेश की सरकार में थे, देश की सरकार कांग्रेस की अगुवाई में इनकी बैसाखी पर चल रही थी, उस समय इनको यह मुद्दा याद नहीं आया। जिन मंत्री का नाम ले रहे हो उनको कौन पूछता है? उन्हें पूछता कौन है? वो क्योंकि किसी की नौकरी कर रहे हैं। आप नौकरी करने की बात समझिए, जिसको फैसला लेना है वो सामने क्यों नहीं आ रहे? मुख्यमंत्री जी को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हम जाति जनगणना नहीं कर सकते हैं। उनको आगे सामने कहना चाहिए। क्या हमने असिस्टेंट मंत्रियों को सामने भेज देते हैं? समाजवादी पार्टी की कोशिश जातीय जनगणना के मुद्दे के सहारे पिछड़ों और दलितों को अपने साथ जोड़ने की है। यही वजह है कि चुनाव से पहले इस मुद्दे को बड़ा बनाया जा रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। बिल्कुल हो जानी चाहिए बिल्कुल। अगर आते हैं तो ये इस पर विचार किया जाएगा। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? जनगणना होनी चाहिए। जब पेड़ पौधे गिने जाते हैं, तमाम चीजें गिनी जाती हैं, तो आदमी को गिनने में क्या बुराई है? कोई बोलता 125 करोड़ है, कोई बोलता 150 करोड़ है, तो जनता की गिनती कर लो। जातीय जनगणना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने बजट सत्र के पहले दिन ट्रेलर दिखा दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर यूपी का सियासी तापमान कितना ज्यादा बढ़ने वाला है, ये इस प्रदर्शन से साफ हो गया है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और विवेक त्रिपाठी के साथ विदेश पांडे के लिए। वही सरकार को पहले से ही पता था कि समाजवादी पार्टी बजट सत्र के पहले दिन ही हंगामा खड़ा कर सकती है। यही वजह रही कि सीएम योगी ने विपक्ष से शांति की अपील की थी। सीएम ने कहा था कि वो हर मुद्दे और हर सवाल का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सपा विधायकों ने सदन की कार्यवाही का इंतजार नहीं किया। जिस रणनीति के तहत वो विधानसभा पहुंचे थे, उसे कार्यवाही शुरू होने से पहले ही जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। सिर्फ जातीय जनगणना ही नहीं, कई और ऐसे सवाल भी रहे जिसे लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर चुभने वाला अटैक किया। समाजवादी पार्टी को बजट सत्र शुरू होने का सिर्फ इंतजार भर था और जैसे ही 20 फरवरी की तारीख आई, सपा के विधायक एक्शन में आ गए। तख्ती और पोस्टर तो पहले से छपकर तैयार थे, बस उन्हें लेकर उतरने की बारी थी। अखिलेश के निशाने पर वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी रहा, जहां से लाखों करोड़ के निवेश का दावा हो रहा है। अखिलेश ने सरकार पर कई चुभने वाले तंज की, बुलडोजर का हवाला दिया और निवेश पर सवाल उठाया। उद्योगपति दिल्ली के डूबे हैं तो उसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। अगर उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन से जोड़ रहे हैं और इतना बड़ा सपना दिखा रहे हैं कि लगभग 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, पहले तो ये बताएं, सामान्य विधायक की जो निधि का सदन में कहा गया कि उनकी निधि बढ़ा दी जाएगी, जो सरकार विधायकों की निधि न बढ़ाती हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि 40 लाख
करोड़ से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आने का जो सपना देख रहे हैं वो कैसे पूरा होगा। समाजवादी पार्टी ने चुन चुन कर मुद्दे इकट्ठा किए हैं। किसी पोस्टर पर महंगाई वाला नाम था तो किसी पोस्टर पर बेरोजगारी वाला तंज। अखिलेश ने कानपुर की घटना का जिक्र कर राम राज्य के दावे पर भी सवाल उठाए। आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने जो अपने गमले नहीं बचा पा रहे, पेड़ पौधे सूख गए हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा। सड़क पर देखिए सब सूख गया, सब खत्म हो गया, जैसा था वैसा ही दिखा। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के तेवर बता रहे थे कि आने वाले दिनों में सियासी जंग कितनी जोरदार होने वाली है। ये हालात तब थे जब सीएम योगी ने कार्यवाही शुरू होने से पहले संयम बरतने की अपील की थी, अपनी बात को सही तरीके से उठाने को कहा था। राम राज्य का मतलब ये नहीं कि बुलडोजर से आप माँ बेटी को मार दें। क्या राम राज्य का यही सपना है कि माँ बेटी बुलडोजर से मार दी जाएंगी, जला दी जाएंगी? क्या यही राम राज्य है? अगर ये राम राज्य है तो मैं कहता हूँ 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का जो सपना दिखाए, 1 रुपया भी आ जाए तो बताइए। सरकार कहती है कि वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, शर्त ये है कि उस मुद्दे को तरीके से उठाया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी की रणनीति अलग है। लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण धुरी है विधायिका, और अपने उस स्तंभ के रूप में हर एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह अपनी बात को प्रभावी ढंग से, सकारात्मक ढंग से सदन के पटल में रखें, ये उनका अधिकार है। सत्र की कार्यवाही से पहले जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तब भी सरकार ने कहा था कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट ढंग से सभी माननीय दलीय नेताओं को इस बारे में अवगत कराया है। बजट सत्र 6 मार्च तक चलेगा और पहले दिन ही साफ हो गया कि 6 मार्च आते आते कई चुभने वाली तस्वीरें दिखेंगी और कई चुभने वाले बयान सुनाई देंगे। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और विवेक त्रिपाठी के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने अभिभाषण के जरिए योगी सरकार की उपलब्धियों का खाका पेश किया। राज्यपाल ने बताया कि यूपी ने कई क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण को सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार ने जो लिखकर दे दिया है उसे राज्यपाल ने पढ़ दिया। अब सपा के इस तरह के रवैये पर भाजपा ने चुभने वाला पलटवार किया है। सुबह 9 बजे जो हंगामा विधानसभा के बाहर शुरू हुआ था वो राज्यपाल के अभिभाषण खत्म होने तक बिना रुके जारी रहा। सपा के विरोध का एपिसोड सदन के बाहर 11 बजे तो खत्म हो गया। इसके आगे की कहानी अभी बाकी थी। जैसे ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, सपा और रालोद के विधायक वेल तक पहुंच गए। 1 सेकंड भी ऐसा नहीं गया जब विरोधी खेमे के विधायक शांत हुए हैं। अखिलेश ने कहा, जो सरकार ने लिख कर दिया वही राज्यपाल ने पढ़ दिया। स्पीच पढ़ेंगे, जो सरकार ने लिख करके दे दिया, सरकार का ये डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट में सच्चाई नहीं है। जिस डॉक्यूमेंट में सच्चाई ना हो उसका विरोध करना जरूरी है। क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, क्या उसके समाधान है? न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सदन के अंदर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान इनका आचरण था वह बहुत ही घटिया किस्म का था, महिला विरोधी आचरण था। जो सामान्य नए सदस्य चुन करके आए उनके हाथ में तख्तियां तो देखी जाए तो समझ में आता है। स्वयं श्री अखिलेश यादव जी, शिवपाल जी,
सारे जो इनके सीनियर थे वो भी हाथ में तख्तियां लेकर के ऐसा विरोध कर रहे थे जैसे लगता था कि राज्यपाल जी के अभिभाषण का मतलब सपा का सफाया होने जा रहा है। एक तरफ विपक्ष का हंगामा था तो दूसरी तरफ राज्यपाल योगी सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी। राज्यपाल ने कहा, यूपी भारत के विकास का इंजन है, बिना भेदभाव सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इन्वेस्टर समिट से बम्पर निवेश मिला है। सरकार ने कई एक्सप्रेसवे बनाए हैं, कई एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी है। जिला मुख्यालयों को हाईवे से जोड़ा गया। यूपी की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। हर घर योजना के तहत गरीबों को घर मिला। सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया। यूपी में नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। समय पर गन्ना किसानों का भुगतान किया गया। गोवंश के लिए नई गौशालाएं बनाई गईं। यूपी में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई गई। क्या है स्वच्छ भारत मिशन? किस शहर में कूड़ा नहीं है? किस शहर में नालियां गंदी नहीं पड़ी? और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा आया क्या बर्बाद हुआ नहीं हुआ? G20 का सपना दिखा रहे, एयरपोर्ट पे कुत्ते घूम रहे हैं। अगर G20 का आयोजन कर रहे हैं, दुनिया को आप शोकेस कर रहे हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने सरकार की चीजें, और बताओ एयरपोर्ट पे कुत्ते घूमे। समाजवादी पार्टी के पास इस एनडीए की सरकार के विरुद्ध कुछ कहने के लिए है नहीं, तो सिर्फ हंगामा करके जनता को बरगलाना चाहते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर सिर्फ सपा ने ही हमला नहीं बोला, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी चुभने वाले सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया, राज्यपाल का अभिभाषण लोगों को त्रस्त करती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन और अशांत माहौल आदि के खास मामलों में सरकार द्वारा अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने का निरर्थक प्रयास है। कुल मिलाकर जनता को काफी मायूस करने वाला, लोगों को उनका हक व इंसाफ नहीं मिल पाना सरकार की सबसे बड़ी विफलता। पूरी तरह से राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है वह सरकार का लिखा हुआ दस्तावेज है, और उस दस्तावेज को केवल वो आ करके मतलब पढ़ रही थी, और उन्होंने लगातार जो आपने देखा होगा समय समय पे हमारी सरकार ने ये किया, उन सारी उपलब्धियों को केवल पढ़ा जा रहा था, जो कि बिल्कुल धरातल पे नहीं है। सपा और बसपा की तरह कांग्रेस ने भी राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताने में देर नहीं की। और चर्चा तो तब होगी जब मुद्दों पे सरकार बात करेगी। मैं तो ये कहूँगी कि ये एक झूठ का पुलिंदा था जो सफ़ेद कागज़ पर भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था की स्याही से लिखा गया अभिभाषण था, जो महामहिम राज्यपाल को सरकार ने दिया पढ़ने के लिए। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब जब सदन की कार्यवाही होगी तो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, और जाहिर है विरोधियों के हमले कितने चुभने वाले होंगे। इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस बीच सपा ने जो संकेत दिए हैं उससे साफ है कि पूरे बजट सत्र के दौरान सदन में जाति जनगणना के अलावा और भी कई मुद्दे गूंजते रहेंगे। आज जब अखिलेश यादव से रामचरितमानस और शूद्र वाली सियासत पर सवाल हुआ तो उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाने के संकेत दिए, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होना तय है। इस बीच एक टकराव भाजपा के मौर्य और सपा के मौर्य के बीच भी देखा जा सकता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज केशव प्रसाद मौर्य पर चुभने वाला तंज कसा। बजट सत्र का फर्स्ट डे फर्स्ट शो जितना हंगामेदार था, उससे ज्यादा हंगामेदार अभी आगे की कार्यवाही होने वाली है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो अचानक से सदन में उठेंगे। इनमें एक मुद्दा रामचरितमानस और शूद्र वाली सियासत का भी है, क्योंकि जब अखिलेश यादव से रामचरितमानस और शूद्र के मुद्दे पर सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कर दिया आगे की कार्यवाही में बात इस पर भी होगी। अभी सदन में ये सब चीज देखोगे आप। दरअसल शूद्र वाली सियासत की शुरुआत खुद अखिलेश यादव ने की थी, और जिस वक्त उन्होंने ये मुद्दा उठाया था तभी कह दिया था कि सदन के अंदर वो मुख्यमंत्री से शूद्र पर सवाल पूछेंगे। रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है, कम से कम वो तो बताएं हमें।
अब देखने वाली बात ये होगी कि सदन में शूद्र वाला मुद्दा अखिलेश यादव उठाते हैं या रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य मोर्चा खोलते हैं। मुद्दा रामचरितमानस का नहीं है, मुद्दा देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमान से मुक्ति कराने और सम्मान के साथ खड़ा करने का है। सपा का इरादा बताता है कि वो इस सत्र में चुभने वाले सवालों की एक लंबी लिस्ट लेकर पहुंचने वाली है, फिर मुद्दा चौपाई का हो या फिर जातीय जनगणना का। जातिवार जनगणना हम लगातार बोलते आए हैं कि जब तक एक एक की गिनती नहीं होगी तब तक ये कैसे सुनिश्चित होगा कि उस समाज को सम्मान मिल रहा है या उसका वाजिब हक मिल रहा है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि अगर सरकारें जातिवार जनगणना नहीं कराएंगी तो वो कैसे उस समाज को वाजिब हक देंगी। इधर सपा और उसके सहयोगी दल सवालों की लिस्ट लेकर सदन की कार्यवाही के फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, तो उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर चुभने वाला तंज कसा है। कतई उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है और इनके इस आचरण की सजा यद्यपि 2014, 2017, 2019, 2022 में जनता दे चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ये नहीं सुधर रहे हैं, तो इन्हें इतिहास के पन्ने में दर्ज करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ही करेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले 4 चुनावों का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी पर तंज कसा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जवाब देने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने ट्वीट किया, पूरे देश को दंगों की भेंट कौन चढ़ाता था सब जानते हैं। सरकार में रहते गोरखपुर, फूलपुर लोकसभा भी हारे थे, अभी अभी सिराथू भी हारे। हाल के यूपी के 3 उपचुनाव में 2 में बुरी तरह हारे, एक कैसे जीते जग जाहिर है। स्टूल वाले केशव प्रसाद मौर्य जी, हमें देश बेचने वालों से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। यानी लड़ाई अब भाजपा के मौर्य बनाम सपा के मौर्य की हो गई है, और इस लड़ाई का अंत क्या है ये कोई नहीं जानता। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अपने सबसे बुरे सियासी दौर से गुजर रही बसपा लोकसभा चुनाव से पहले जमीन पर पार्टी की पैठ मजबूत करने में जुट गई है। बसपा की रणनीति युवा मतदाताओं को अपने पाले में लाने की है, जिसके लिए बसपा हर बूथ पर 5 युवाओं की कमेटी गठित करेगी। यही नहीं, सेक्टर स्तर पर गठित कमेटी में 50% युवाओं को जगह दी जाएगी। बसपा की कोशिश हर वर्ग और जाति के युवाओं को साथ लाने की। 2024 के चुनावी पथ पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही बसपा अब भाजपा की यूथ वाली रणनीति के रास्ते पर चल निकली है। दरअसल बसपा की रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव में युवा मतदाताओं को साधने की है। इसके लिए बसपा ने हर बूथ पर 5 यूथ का मंत्र दिया है। बसपा हर एक बूथ पर 5 युवाओं की कमेटी बना रही है। बसपा सेक्टर स्तर पर 10 से 12 लोगों की कमेटी बनाएगी। सेक्टर स्तर पर गठित कमेटी में 50% युवा होंगे। तो बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज के युवाओं के बीच में लेकर जाने का जो फैसला माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, तो उसके आधार पर सेक्टर वाइज हम लोग बैठकें कर रहे हैं और उसमें सर्व समाज के जो युवा हैं उनको दोबारा से इस बात को समझाने के लिए कि उनको ये बात समझनी है कि हमें संविधान में दिए गए अधिकार तभी हासिल होंगे जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता है। मतलब साफ है कि बीते 10 सालों से सत्ता से बाहर बसपा समझ चुकी है कि अगर सत्ता के शिखर को छूना है तो युवाओं को साधना होगा। इसके लिए बसपा गांव चलो मुहिम चला रही है और 20 से 30 साल के युवाओं को बता रही है मौजूदा सरकार संविधान के तहत आर्थिक नीतियां नहीं बना रही। एक बूथ 5 यूथ, ये वो मंत्र है जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया है, जिसके तहत प्रत्येक बूथ पर 5 युवाओं को पार्टी से जोड़ने के साथ एक्टिव किया जाएगा, जो पार्टी की बात को जन जन तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। यही वो मंत्र है जिसके सहारे बसपा मिशन 2024 का किला फतेह करने के लिए आगे बढ़ चली है। बसपा अपनी इस रणनीति के तहत सबसे ज्यादा फोकस गरीब तबके पर कर रही है। बसपा के कार्यकर्ता और नेता अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा वर्ग, SC और ST वर्ग के लोगों के बीच जा रहे हैं, जिसका सीधा संदेश है कि बसपा 2007 की तर्ज पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पर बढ़ निकली है। हालांकि बसपा जमीनी स्तर पर पार्टी की पैठ कितनी मजबूत कर पाती है, ये सवाल जरूर है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बात करते हैं शिक्षा मित्रों की, जिन्होंने मानदेय और नियमितीकरण के मुद्दे को लेकर लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया। दरअसल
वेतन बढ़ोतरी और नियमितीकरण समेत तमाम मांगों को लेकर रमाबाई अंबेडकर मैदान में शिक्षा मित्र महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र शामिल हुए और सहायक अध्यापकों के बराबर सुविधाओं की मांग की। हम लोगों के साथ हमारे परिवार और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए जो भी उचित हो वो कानूनी प्रक्रिया करते हुए हम लोगों का भविष्य सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। योगी जी आकर के कहे थे कि अखिलेश की सरकार है, नहीं तो हम इसको कर देते, और आज उनकी सरकार है, उनकी व्यवस्था है, फिर भी हम उत्पीड़न के शिकार हैं। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान की ये तस्वीरें वेतन बढ़ोतरी और नियमितीकरण की मांग कर रहे प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों के आक्रोश का ट्रेलर है। चूंकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत कमी थी, इसलिए इनको संविदा पर रखा गया था, लेकिन स्थायी नौकरी नहीं दी जा रही है। आंदोलन करते हैं, लखनऊ आते हैं, राजधानी में भी आते हैं और यहाँ विधानसभा भवन के सामने कई बार प्रदर्शन किया। इस बात को लेकर आज फिर इकट्ठा हुए। उनका कहना है कि सबसे पहले नियमितीकरण किया जाए, उनको नियमित किया जाए, इसके अलावा उनका मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि मानदेय कम होने से पारिवारिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। घर में तमाम लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनका उपचार नहीं हो पाता है। ऐसे में 10,000 रुपए से बढ़ाकर उनको जो एक सामान्य शिक्षक का वेतन होता है उस हिसाब से उनको मानदेय दिया जाए। रमाबाई अंबेडकर मैदान में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र पहुंचे, जिनकी मांग है कि सरकार उनके मानदेय में वृद्धि के साथ साथ उनके नियमितीकरण का रास्ता निकाले और शिक्षा मित्रों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की जाए। इसके अलावा शिक्षा मित्रों की विकल्प के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग की व्यवस्था हो, मृतक शिक्षा मित्रों के आश्रितों को नौकरी दी जाए। दिलचस्प बात यह है कि लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में प्रदेश भर से शिक्षा मित्र तब जमा हुए हैं जब योगी सरकार शिक्षा मित्रों की कार्य अवधि की उम्र सीमा बढ़ाकर 60 साल कर चुकी है। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि 10,000 रुपए के मानदेय में खर्च चलाना मुश्किल है। शिक्षकों की तरह उन्हें सुविधाएं भी नहीं मिलती। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से 1,72,000 परिवार की तरफ से यह निवेदन करते हैं कि हम लोगों के साथ हमारे परिवार और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए जो भी उचित हो वो कानूनी प्रक्रिया करते हुए हम लोगों का भविष्य सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। शिक्षा में उत्तर प्रदेश सरकार से हम अपील करना चाहते हैं कि हमको दोबारा शिक्षक पद पर समायोजित करें, और अगर कोई कानूनी अड़चन आ रही है तो हमको ट्रेंड वेतनमान दें। उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र BA BTC ट्रेंड है, तो कम से कम प्रशिक्षित वेतनमान की व्यवस्था बेसिक शिक्षा में कम से कम उतना दे सकते हैं। अब हमारा जीवन वो नहीं रह गया है कि हम नए तरीके से कोई पढ़ाई करें और फिर से इनके गुणवत्ता को बढ़ाएं। हमारी जितनी क्षमता है, हम पहले से बेसिक शिक्षा को पटरी पे लाके खड़ा करने वाला शिक्षा मित्र ही है। हालांकि इन मांगों पर शिक्षा मित्र महासम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि शिक्षा मित्र किसी मांग को लेकर यहां नहीं पहुंचे हैं, बल्कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की नीतियों का समर्थन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज शिक्षा मित्र बगैर किसी डिमांड के समर्थन करने के लिए आए हैं, इसलिए हर शिक्षा मित्र के चेहरे पर, धूप में भी उनके चेहरे पे मुस्कान दिख रही है। अभी तक ये लोग भटके हुए थे, अब सही स्थान पर और सही चीजों को लेकर के आज यहाँ पर समर्थन करने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं सभी शिक्षा मित्रों के चेहरे पे मुस्कान है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का तर्क अपनी जगह, लेकिन माना यही जा रहा है कि अगर भाजपा सरकार ने शिक्षा मित्रों की मांग पर विचार नहीं किया तो वो आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। ABP गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। जेल अधिकारियों से मिली भगत और जेल में अपराधियों की मनमानी को लेकर योगी सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए। सरकार ने सभी जेलों से टॉप 10 अपराधियों की सूची तलब की है, साथ ही टॉप 10 अपराधियों की 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए हैं। इसी बीच जेल में अधिकारियों से मिली भगत कर मनमानी और जेल कानून के उल्लंघन के आरोपी निखत अंसारी की कस्टडी रिमांड के बाद जेल वापसी हो गई। जेल में निखत की निगरानी भी बढ़ा दी गई। तीन दिन की पुलिस रिमांड के बाद माफिया मुख्तार की बहू निखत अंसारी का पता अब चित्रकूट जेल है। कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद सुबह के वक्त पुलिस टीम पहले निखत को लेकर करवी के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां उसका स्वास्थ्य चेकअप किया गया। फिर करीब 10 बजे पुलिस ने निखत अंसारी को न्यायिक हिरासत में चित्रकूट जेल पहुंचा दिया। निखत अंसारी की पुलिस रिमांड का 3 दिन पूरा हो चुका है, जिसके बाद आज सुबह
चित्रकूट पुलिस ने पुलिस लाइन से ला करके निखत अंसारी को शहरी स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल परीक्षण कराया और उसके सीधे बाद चित्रकूट की रगौली जेल में ले आया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी सख्त पहरे के बीच में, इन खाकियों के बीच में निखत अंसारी को रगौली जेल में ला करके शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि अभी निखत अंसारी के ड्राइवर नियाज की कस्टडी रिमांड पूरी नहीं हुई है। माना जा रहा है कि पुलिस नियाज से पूछताछ में उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगी जिनके जवाब कई सवालों के बाद भी निकहत ने नहीं दिए। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों में पुलिस ने निकहत से 50 से ज्यादा सवाल पूछे, लेकिन निकहत ने किसी भी सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद निकहत ने मददगारों के नाम जरूर बताए। बताया जाता है कि 3 दिन में निकहत से 60 सवाल पूछे गए, लेकिन निकहत ने किसी भी एक सवाल का जवाब सही ढंग से नहीं दिया, पुलिस का सहयोग नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ उसके ड्राइवर नियाज की अभी भी पुलिस रिमांड जारी है, जो 2 दिन तक और चलेगी। इधर निकहत अंसारी केस के बाद सरकार अलर्ट है। योगी सरकार ने सभी जेलों में बंद टॉप 10 अपराधियों की सूची तलब की है। सीएम योगी ने जेल कर्मियों और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि अगर कोई धमकी दे रहा है तो तुरंत जानकारी दी जाए। इस बीच प्रदेश की 30 जेलों में सीसीटीवी की संख्या बढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया है। जेलों में बंद टॉप 10 अपराधियों की 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से जेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अगर कोई समस्या हो रही है तो फौरन बताया जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और कोई घटना घटती है तो फिर इस तरह की बातों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। संबंधित अधिकारी और कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई होगी। मतलब ये कि योगी सरकार जेलों में सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की चूक होने देने की मूड में नहीं है। एबीपी गंगा के लिए चित्रकूट से ज़ियाउल हक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बात जोशीमठ और चारधाम यात्रा पर गहरा रहे दरार वाले संकट की। दरअसल जोशीमठ के रास्ते बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाले हाईवे पर नई दरारें दिखाई दी गई। मारवाड़ी से जोशीमठ के बीच हाईवे कई जगहों पर धंस गया है। हाईवे पर कई जगहों पर 20 फीट गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जिससे शासन और प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि सरकार हर संभव कदम उठा रही है। बद्रीनाथ हाईवे पर उभरे इन गड्ढों ने प्रशासन से लेकर शासन तक के माथे पर चिंता की लंबी लकीर खींच दी है। साथ ही चार धाम यात्रा पर भी संकट मंडराने लगा है। बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाले हाईवे पर मारवाड़ी से जोशीमठ के बीच करीब 10 किलोमीटर के हिस्से में 9 जगहों पर जमीन धंसने की खबर है। हाईवे पर 1 या 2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिनकी गहराई 20 फीट तक है, जबकि चौड़ाई करीब 1 फुट। ये हमने भी कल शाम को देखा। ये जब इसमें गड्ढा देखा तो हमने बोला ये कितना गहरा गड्ढा होगा। फिर हमने इसको नापा तो तकरीबन 20 फीट या 25 फीट सरिया इसके अंदर गई, और यहाँ पे इसके चारों तरफ फिर ये पत्थर का बैरियर किया गया। आप लगाओ कि ये हमारा एक राजमार्ग है। ये सुबेरे हमने सरिया डाल के इसमें नापा है, बल्कि हमने इसको ग्रुप में भी भेज रखा है, तो उसमें अभी आप लोग शायद देख पाएंगे। तो इसमें कम से कम 20-30 फुट गहरा ये सरिया से नापा गया है, तो कम से कम 20-30 फुट गहरा ये हो चुका है। मारवाड़ी में जेपी कॉलोनी के पास ऊपरी क्षेत्र की दीवार क्षतिग्रस्त हुई है। एसबीआई शाखा के सामने सड़क पर दरार बन गई है। रेलवे गेस्ट हाउस के पास सड़क पर बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है। बीआरओ ऑफिस मारवाड़ी फॉरेस्ट चौकी के पास दरारें दिखी हैं। रविग्राम म्यूनिसिपल वार्ड में जीरो बैंड के पास हाईवे धंस गया। जानकारी के मुताबिक जिन दरारों को बीआरओ ने सीमेंट से भर दिया था, वहां पर फिर से दरारें दिखने लगी हैं। बद्रीनाथ हाईवे की इन तस्वीरों से सवाल उठने लगा है कि ऐसे में चार धाम यात्रा कैसे होगी। फिलहाल हाईवे को ठीक करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शासन के सामने सबसे बड़ी चिंता चार धाम यात्रा को लेकर है, क्योंकि 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। ऐसे में उत्तराखंड की धामी सरकार अलर्ट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि जोशीमठ आपदा से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही जोशीमठ में बढ़े सर्किल रेट का असर प्रभावित लोगों पर नहीं पड़ेगा।
निश्चित रूप से देखिए, जो भी प्रावधान सर्किल रेट के हैं या जो हमने अभी हमारे मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है, उसके निर्णय के अनुरूप हम काम करेंगे। और जो संस्थान हमारे वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्टें आ रही हैं, उनकी रिपोर्ट आते ही जल्दी ही हम पुनर्वास और जो अन्य व्यवस्थाएं होनी है, उन व्यवस्थाओं की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। जाहिर है जोशीमठ में दरक रही जमीन को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट है, लेकिन धंसती जमीन और बढ़ती दरारों ने स्थानीय लोगों को दहशत से भर दिया है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत सिंह रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।